अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। ये बिलावल भुट्टो जरदारी को और बाकी सबको आसिफ अली जरदारी की जानिब से हिदायत की गई है। लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी को खैराबाद और तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत अख्तियार की है। इस तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी आज एक साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर वो भी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इलेक्शन का बगल तो बच चुका है, दंगल सज गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। सारी सिचुएशन के अंदर नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी और तीसरी जमात तहरीक इंसाफ, जिसका इस वक्त मुस्तकबिल जो है वो थोड़ा मांद नज़र आ रहा है। हमारे साथ अखवंजा चटान साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब और कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, कैसे समझते हैं सर, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, कागजात नामजदगी जमा करवाने लगेंगे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी तकरीबन अहल हो चुके हैं, कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। शेख साहब जी, शेख साहब आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आपकी कट कट के आ रही है। अभी मेरी आवाज क्लियर आई है? मैं दोबारा पूछूं आपसे? देखिए जी 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 नहीं, मुझे कोई सवाल की समझ आई है। तो बिल्कुल स्केड्यूल का ऐलान हो चुका है और हम सब तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन की। और हमें पूरी तवक्को है मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन जीत कर फिर हमारी पार्टी अगर कामयाब होती है अक्सरियत से, तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब हमारे चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के। अच्छा, मुझे ये बताएं, यही हालात जो है वो अभी तक जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया नजर आया है उसमें एहतसाब सबसे ऊपर है और आप हमेशा मईशत की बात करते हैं। हमें एहतसाब ज्यादा जरूरी है या इस वक्त मईशत की बात करना, मईशत को संवारना, पाकिस्तान को ट्रैक पर लाना, आम बंदे की जिंदगी को बेहतर करना, यह हमारा सबसे बड़ा हदफ और नवाज शरीफ का भी सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए? सबसे बड़ा हदफ बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का भी और हम सब का यही है कि पाकिस्तान के आम लोगों को जो तकालीफ है इस वक्त, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो लॉलेसनेस है, जो सूरत हाल बनी हुई है कि 9.5 करोड़ 24 करोड़ लोगों में से 9.5 करोड़ 40% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ये पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में दुनिया में ऐसा नहीं है। और 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो इतनी बुरी मुश्किल की हालत है और पूरी इकानमी को हमने दुरुस्त करना है, प्रायोरिटी यही है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जिसका कोई हिसाब किताब हो वो ना किया जाए। हिसाब किताब भी लाजमी अमल है, कोई बदला लेना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जिसके अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी के बगैर मुल्क कोई भी नहीं चल सकता। तो मियाँ साहब किसी बदले की बात नहीं कर रहे। मियाँ साहब तो सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, सबको मिलजुल के हम अपनी मईशत को बेहतर करेंगे और एक दूसरे से चैप्टर ऑफ इकानमी करेंगे। मैं समझ गया। जरा जल्दी से मैं अखवंजा चटान साहब की तरफ भी जाऊंगा। चटान साहब, पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना, पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद नहीं करना, तो बगैर इत्तेहाद के नून लीग सबके साथ इत्तेहाद, आप बगैर इत्तेहाद अकेले इलेक्शन के अंदर मुश्किल नहीं हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने तो ये फैसला किया है कि हम किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अपने टिकट पे और अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगे और सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो लोकल सतह पे हो जाता है, इसमें कोई लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कुछ लाइक माइंड पार्टियां, वो पार्टियां जो जिन्होंने जमहूरियत के लिए काम किया है, जो जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, रूल्स ऑफ लॉ को और कानून को मजबूत करना चाहते हैं, तो अगर इस तरह के कोई दोस्त हो और जहाँ पे हमारा 10-12 हजार 15 हजार वोट है और हम समझते हैं कि यहाँ से हम नहीं जीत सकते, तो हम उसको अपना वोट दे सकते हैं। और जहाँ पे इनका कहीं पे इनका 10-15 हजार वोट है और वो समझते हैं कि हम नहीं जीत सकते, तो इनसे हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप ये अपना वोट हमें दे दें। तो ये तो हम करेंगे, लेकिन बाज़ाब्ता जो इत्तेहाद है वो किसी पार्टी से हमारा नहीं होगा और ऐसी पार्टियों से तो बिल्कुल नहीं होगा जो गैर जमहूरी है, जो आईन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते हैं या दहशतगर्दों के साथ इसका ताल्लुक है या दहशतगर्दों के सपोर्टर है। पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद उसके ऊपर बात हुई है कोई? ये प्री इलेक्शन तो आप कह रहे हैं किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट के साथ भी हो सकती है, उम्मीदवारों के साथ भी हो सकती है, इलेक्टेबल्स के साथ भी हो सकती है, किसी पार्टी के साथ भी हो सकती है, लेकिन
पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद जनाब, उस पर बात हुई? तो हम हुकूमत के लिए सबके साथ जिस पे अवाम ने वोट दिया इनके साथ हम बात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले हमारा कोई किसी इत्तेहाद नहीं होगा। पीपल्स फैसला है। ले मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी को छोड़कर लतीफ खोसा साहब तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए, जहां पर तहरीक इंसाफ को सारे छोड़े हैं, एक तो क्या उन्होंने सही फैसला किया? एक सवाल, अगर थोड़ी देर पहला फैसला कर लेते तो आज शायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होते। दूसरा सवाल, और तीसरा, पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करने जा रही, नून लीग सबके साथ इत्तेहाद कर रही है। आपको 8 फरवरी को क्या तस्वीर नजर आ रही है जनाब? सवालों के इतने बुछाड़ आपने कर दिए जनाब। शेख साहब की तो अब मैं पहचान गया, हमारे नून लीग के मेरे काबिल एहतराम है। दूसरे मेरे मोहतरम दोस्तों कोशिश कर रहा था कि कौन है अखवंजादा चटान साहब, पीपल्स पार्टी। अखवंजादा चटान साहब हैं पीपल्स पार्टी से। आप उनसे पूछ लीजिए कि आपके दोनों बड़े मेहमान हैं। आप एंकरों को एक बार जरूर खातिर रखना चाहिए कि हमारे जो लोग वायती भी होते हैं, हम ये नहीं करते कि सियासी पार्टियों की भेद छिड़ जाए। हम लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट राय भी रखते हैं। अगर कैसा शेख साहब कोई बात करेंगे ना, मजबूर खातिर रखूंगा, लेकिन कैसा शेख की जगह साद रफीक आएगा ना, फिर मैं उससे बात करूंगा और तरीके से। अच्छा, चट्टान साहब की जगह अगर कोई आ जाएगा, साद रफीक से प्यार नहीं करते आप? समझ गए ना आप मेरी बात? समझ मैं इसी तरह दूर से बात करूंगा, क्योंकि दोनों मेरे मोहतरम मेहमान बहुत मेरे लिए बहुत मोहतरम है और मेरा इनसे ताल्लुकात। सर अब बताएं जरा मुझे क्या तस्वीर नजर क्या आ रही है? मैं इनसे ताल्लुकात खराब इसलिए नहीं करूंगा। और जो आपने बुनियादी सवाल पूछी, अब वो बुनियादी सवाल पूछे आप अपने चक्रों में आप मुझे बताएं उस्ताद मोहतरम, 8 फरवरी को क्या तस्वीर नजर आ रही है, ये बता दें बस, सादा सा सवाल। ठीक है, सादा सवाल है, आप लोग बर्दाश्त करना मुश्किल होगा तो मेरे उस्ताद मोहतरम कहते तो ना। अच्छा, गेम प्लान है जो सियासी मननामा मुस्तकबिल के लिए पेश आना चाहते हैं। मैं बहुत ही मोहतात अल्फाज में ये कहूँगा जी कि जब एक बार इलेक्शन का पंजाब खुलेगा ना, तो चीजें उनके हाथ में नहीं रहेंगी, चाहे वो जितना भी करें। अच्छा, क्योंकि ये वो कोई ना 80s है। आपको याद है ना 1980 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा पहली बार पावर में आई थी, उन्हें 16 महीने नहीं गुजरे थे तो उनका नाम मियां नवाज शरीफ ने ऐसे शेख माजरत के साथ रिकॉर्ड पे रखे 58(2)B के तहत कहा कि गवर्नमेंट को खत्म किया जाए, जी हुकूमत खत्म करवा दी। ठीक है, इत्तेहाद बना। नहीं तो इस दफा तो बरेलवी साहब नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही। कोई बात नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं सवाल ना करें, सुनाए। $1 करोड़ दिए उसामा बिन लादेन ने अच्छा, फिर गिराने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी सियासी जमातें जो कहती है हम ग्रास रूट पे हैं, अच्छा, और हमारे हम आवाम की नुमाइंदाएं, जब अगर $1 करोड़ लेकर एक पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट डेवलप के बाद आए और उसको गिराने के लिए उससे पैसे लें, IGI बने, और फिर ये इसलिए नहीं कह रहा, शेख साहब और जो मोहतरम लोग बैठे हैं, असद दुरानी का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट जो तस्वीर था कि हमें इतने पैसे मिले, हमने गुलाम रजा खान के कहने पर असलम बेग को पैसे दिए, फिर हमने यूं दिए, फिर ये हुआ। ये पाकिस्तानी सियासत से हुआ है। सारी चीजें वो चाहिए कि अभी ना करें, पुराने किरदारों को भी निकालें आप। तो आपके पाकिस्तान में अभी सियासत हो रही है। सॉरी टू से स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म, थोड़ा मुझे पता है आप लोग जो माशाल्लाह इतने अच्छे अंकल बन गए हैं, तो आप लोगों को तारीख के हवाले से सवाल जरूर पूछना चाहिए, पूछते हैं। और जो अपोलोजी नहीं होना चाहिए। शेख साहब की पार्टी के नवाज शरीफ ने अगर ये कहते थे कि मैं ज़िया का मिशन पूर्ण करूंगा, ये चट्टान साहब की पार्टी जो कुछ करती रही, तो इन लोगों ने भी आप क्यों सवाल करते? आज जो इन लोगों ने माजी में किया आज भुगते ना, हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? सही है, मैं पूछूं फिर उनसे। बरेलवी साहब इजाजत आपकी? ठीक है जी कैसे साहब, क्या किया आपने सर? इतनी हिस्ट्री आपकी वो नहीं छोड़ते मुजाहिद बरेलवी साहब आपका पीछा। इस दफा भी आप इत्तेहाद सबके साथ कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप आस्तीन के सांप भी बन जाते हैं। अब ठीक है, खुश हैं बरेलवी साहब? जी कैसे साहब?
असल में आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे थोड़ी सी सुनाई दे रही है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पार्टियों से इत्तेहाद, मुझे कोई पूरी क्लियर आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कोई आवाज़ में प्रॉब्लम है। बहरहाल मैं जो समझ सका उसकी जो मैं समझ सका वो बात आपको बता सकता हूँ। देखिए पार्टियों में इत्तेहाद के बगैर मैं तो ये चाह रहा हूँ कि तमाम पाकिस्तान की पार्टियाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, कम से कम एक दूसरे पे बोतान तराजी। देखिए इलेक्शन करें, हर कोई अपनी मैनिफेस्टो की बात करे, हर कोई ये बताए कि ये जो 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, अगले 5 सालों में कितने लोग गुर्बत से निकालेंगे। चाइना ने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। आज परफॉर्मेंस है ना उनकी, 60 करोड़। मैं चाइना में 50-60 बार गया, मैंने देखा कि वहाँ क्या हालत थी। देखते ही देखते उन्होंने 60 करोड़ लोगों को जो कि गरीब थे अब गरीब नहीं रहे। अब वो कहते हैं हमारे आप पास एब्सोल्युटली पॉवर्टी में कोई भी नहीं रहा। हम क्या कर रहे हैं? पार्टियों की परफॉर्मेंस तो हमारे सामने है। हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ, आज आपके प्रोग्रामों में भी यही होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ कहती है कि ये मुझे ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें फलां शिकायत है, फलां शिकायत है। ये बताइए कि या दुश्मनाम तराजी होती रही है, रिजल्ट तो नहीं निकला ना। आज मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में, इस वक्त 800 करोड़ की आबादी है, उसमें से गुर्बत की लकीर के नीचे 66 करोड़ लोग हैं। ये UNDP की रिपोर्ट है। तो वो 8.25% बनती है, यानी दुनिया में 8% लोग, पूरी दुनिया के अमीर और गरीब लोगों की एवरेज जो है 8% लोग गरीब हैं। हमारे यहाँ 40%। कहाँ हम किस लेवल पे पहुँच गए? और अभी हम परफॉर्मेंस अपनी बताते थकते नहीं हैं। हमें ना काम करने दिया जा रहा है, ना हमें हमारी अपनी प्लानिंग है। हमारी आज प्लान हमें करना चाहिए, तमाम पार्टियों को हमारा मैनिफेस्टो सामने आना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि कितना हम तादाद में बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हमारी जो बेरोजगारी की हद है वो किस तरह, ये मैनिफेस्टो होना चाहिए। इस पे तो इलेक्शन लड़ना चाहिए। अभी मैं तो नहीं देख रहा कि हमारी पार्टियों की प्लानिंग ही नहीं है। हमें देखिए इत्तेहाद जरूर करें, अलायंस भी करें, जरूर करें, लेकिन सबसे ज्यादा तो लोग किस तरह क्या सूरत हाल है उनका तो गुजर बसर ही नहीं हो रहा। उनके तो बिजली के बिल और जो फीस। जी ठीक है, समझ आ गई। चिटान साहब ये बात तो बड़ी अच्छी कर दी कैसर साहब ने। एक तो वो माजी का हवाला दे रहे थे बरेलवी साहब, उसमें भी आपके साथ जिन्होंने दगा किया, आप उनके साथ 16 माह इक्तदार में भी बैठकर वापस आकर उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पहले उनके ऊपर तारीफें करते थे और अब लेवल प्लेइंग फील्ड, लाडले होने का इल्जाम लगा रहे हैं, लोगों को इस तरह की सियासत समझाते हैं। असल सियासत यह है 79% लोग आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% गुर्बत है, सिंध के अंदर गुर्बत है, पिछले 12-15 सालों के अंदर सिंध को तब्दील नहीं किया। यह नैरेटिव होना चाहिए था, तब्दीली का होना चाहिए था, मैशत का होना चाहिए था, आम बंदे की बहाली का होना चाहिए था। रादर के नवाज शरीफ को टारगेट करो, ये लाडला है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। जनाब चिटान साहब, जो हमारा है इंशाअल्लाह ताला हमारा जो इलेक्शन मंसूर है वो आ जाएगा और इसमें ये सारी चीजें होंगी कि मईशत कैसे मजबूत करेंगे, किसानों को हम क्या देंगे, नौजवानों को हम, खवातीन को क्या देंगे और इस मुल्क को किस तरीके से गुर्बत से निकालेंगे, वो तो सारा डिटेल हमारा इंतखाबी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा है इनका एक वजह है और वजह ये है कि हमने एक आईन बनाया है, एक दस्तूर बनाया है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इदारों और रियासत के दरमियान। हमने आईन जरूर बनाया है लेकिन ये मुल्क इस आईन के मुताबिक आया है और हम जब तक इस मुल्क में तजर्बे करेंगे, हमने डिक्टेटरों का तजर्बा किया, हमने टेक्नोक्रेट्स का तजर्बा किया, हमने सेलेक्टेड का तजर्बा किया, तजर्बात हमने कर दी, हमारा नाकाम हुआ। हर तजर्बे से पहले हमने ये दावा किया कि आईन में जो कुछ लिखा है जो कुछ भी नहीं है, ये तो जाहिल लोगों ने बनाया है, ये तो सारे जाहिल है। हम जो है समझने वाले लोग हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और हम कर रहे हैं ये तजर्बा। आप लोग देख लेंगे पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को हर तजर्बे ने तबाही और बर्बादी के महत्व कुछ नहीं दिया। हो चुका है कि हम इस मुल्क इनके मुताबिक हम तब चलाएंगे जब हम बैसाखियों का सहारा नहीं लेंगे। हम अगर बैसाखियों के सहारा लेते हैं और इधर उधर से, ये आपको भी ये भी पता है कि जिन पार्टियों से इत्तेहादी हो रही है किसके लोग हैं, आपके
साथ हुकूमत तो आ जाते हैं, ये आपके साथ इक़्तिदार में तो आ जाते हैं, लेकिन इसकी कंट्रोल किसी और के हाथ में होते हैं। जब भी आप अपने मंशूर की तरफ जाते हैं, वो इसका कमन थोड़ा सा टेट कर देते हैं, आप हुकूमत नहीं चला सकते। तो अब टाइम आ चुका है कि हम ये बैसाखियों को अवाम बात करे, साफ करे, अवाम जिसको इलेक्ट करती है उसको इख्तिदार देना चाहिए। बरेलवी साहब आपको तो फिर ये मुल्क बुहरानों से निकलेगा। अगर हम इस तरह तजर्बा करते रहे जिस तरह हम 2018 में करने का इरादा है, तो इस मसाइल हल नहीं होंगे। बरेलवी साहब एक चीज जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये मईशत को डिस्कस करना, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना, ये स्टेज 2 है। स्टेज फर्स्ट ये है कि अवाम का महवर होनी चाहिए वो गवर्नमेंट जिसको अवाम इलेक्ट करे, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 1970 से लेकर अब तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। इल्जामात हुए हैं, हुकूमतें निकली हैं, डिक्टेटर्स आए हैं, टॉपल हुई हैं। एक तो ये चीज, और दूसरा क्या इस दफा भी कोई तजर्बा होने वाला है? बरेलवी साहब चट्टान साहब को बुलाया, शेख साहब को आया, ये मासूम लोग हैं। अगर कोई वो होता खास हसी, इनका होता कोई पीपल्स पार्टी की शहीद रहमान या कोई, तो लोगों को करना आता। ये बड़े बहुत ही मासूम बेचारे यार, बेचारा ना बोले। वो आपको इनको पता खुद है भी है कि अभी, और आप इनसे क्यों चाहते हैं कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया है। ये कोई आजाद आना या कोई इंडिपेंडेंट बात करें, ये हो ही नहीं सकता। तो आप इन लोगों से महरूम ना करें इस लोगों को। कैसे सब तो कर रहे हैं ना इंडिपेंडेंट। नहीं, अब देखिए ये लोग मुश्किल ये है, हम लोग बच्चे भी जाते हैं ना, ये शेख साहब मेरे बहुत ही लोग है। अच्छा, कि जब 10 साल की जब 77 के बाद जब हुकूमत आई ना शहीद बेनजीर भुट्टो की 89 में, चट्टान साहब या इन लोगों को याद है या नहीं याद है? तो अभी उधर सोराबानी होते मियां नवाज शरीफ ने, आप नहीं जान छोड़ेंगे, आप कहेंगे लड़े आपस में, के तहत एक लेटर लिखा गुलाम शाह खान को कि बेनजीर भुट्टो के लिए खत्म जाए, और शेख साहब से पूछे, उसके लिए बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब में लिखा, चट्टान साहब, $1 करोड़ उसामा बिन लादेन से बेनजीर की पहली 11 साल बाद गवर्नमेंट से खत्म के लिए किए या नहीं किए? सवाल, यानी आप ये कह रहे हैं कि क्या हुआ? शहीद मतलब भुट्टो, देखिए मैं क्या बताऊँ, नवंबर 1998 में काबुल में था उस वक्त, तो हमने सुना वो नाकाम हो गई थी, एक ड्रोन गिराई गई। इसी तरह जब शहीद मौलाना भुट्टो जो तहरीक चला रही थी और हेलीकॉप्टर, काकड़ का खून आ गया। काकड़ कौन है आपको पता? ये नहीं काकड़, ये जाली काकड़ है, ऐसे ही जनरल काकड़, वो करें हम गवर्नमेंट खत्म करें। तो एक बात बताएं, जब ये 2 पॉपुलर मुल्क के बड़े काबिले एहतराम, चट्टान साहब इसलिए नहीं बोले कहेंगे कुछ, और शेख साहब मेरे काबिले एहतराम, दोनों बड़े एहतराम जेन्युइन लोग हैं, ये बड़े लोग हैं ये, लेकिन मजबूरी है। मैं भी अगर पार्टी में होता तो यही करता, लेकिन जब हमारी 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक फोन कॉल पर अपने सियासी मफादात को तब्दील करें, अपनी सियासी वावतें तब्दील करें और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को गिराने के लिए काम करें, तो हमारे पास क्या रह आता है? क्या आप लोग जो है ना, आप लोग बात करते हैं ना, ये करें वो करें, आप गलत कर रहे हैं। शेख साहब वाला उनको बुला के इनको कटेरे में खड़े करवाए। मैं तारीख में जाता हूँ, लोग तारीख छोड़े, आप अच्छी बात करें, तो सवाल कीजिए। ठीक है, लें जी शेख साहब दे दें जवाब यार, मुजाहिद बरेलवी साहब का आज जवाब दे दें। 2 दफ़ा आपने ये किया है और आज आप उन्हीं के साथ फिर बैठे और आप फिर उनके साथ लड़ रहे हैं, तो असल मसला आप लोगों का है, स्टार्ट आप करते हैं, आपकी लालच की वजह से हुकूमतें टॉपल होती हैं, ये है पॉइंट असल। स्टेज 2 है मईशत। देखिए हम तो तस्लीम कर रहे हैं कि माजी में गलतियां हुई हैं, अब तो ये गलतियां दोहराते रहेंगे क्या? माजी में गलतियों की वजह से ही तो हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा। देखिए आप क्योंकि लर्नड लोग हैं, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, बरेलवी साहब भी इस बात को समझे, मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं। जब पाकिस्तान बना ना, तो जो डेवलप्ड एरिया था वो इंडिया के पास आया, और अनडेवलप्ड एरिया जिसमें ना इंडस्ट्री थी ना एजुकेशन थी, वो पाकिस्तान बना। लेकिन पहले 23 साल पहले 1970 तक पाकिस्तान इंडिया से डबल तरक्की कर रहा था,
क्या वजह थी? हालांकि वो लोग वो उनके यहाँ कल्चर था, उनके यहाँ तालीम थी, उनके यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई थी, हमारे यहाँ तो नहीं थी पाकिस्तान में। लेकिन पहले 23 साल पाकिस्तान डबल रेट ऑफ ग्रोथ था, 6% से ग्रो कर रहा था, और IMF इंडिया को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहती थी। हमने एक मिलजुल के तरक्की की, 90 तक भी हम बहुत बेहतर जा रहे थे। इंडिया सिर्फ 4 गुना इकानमी थी 1990 में, आज इंडिया 13 गुना इकानमी हो गई है। 4 गुना थी 1990 पे पाकिस्तान से, 23 साल में वो हमसे 13 गुना हो गए हैं। हमारा डिफेंस का बजट 2017 में 10 अरब डॉलर था, और इंडिया का डिफेंस का बजट 2017 में 40 अरब डॉलर था, हमसे 4 गुना था। आज हमारा डिफेंस का बजट कम होके 10 अरब डॉलर से कम होके 6.5 अरब डॉलर हो गया, और इंडिया का डिफेंस का बजट बढ़ के 40 अरब से 83 बिलियन डॉलर हो गया है। तो आज 13 गुना हो गया उनका, वो भी डिफेंस का बजट भी। तो आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हमें जो गलती है हमें उसको रेक्टिफाई करना, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है। हमने जो टर्माइल चोर डाकू कहा है ना, हमें मिलके चार्टर, हम मुल्क को सब मिलके ना, हम अच्छा इलाके में भी हम झगड़े कर रहे हैं पड़ोसियों से। मियाँ साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें आपस में भी सबको मिलके बैठना पड़ेगा, और पड़ोस में भी तलकात बेहतर करने पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराते रहेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, लोग गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। अच्छा SME जो है ना, दरमियाने और छोटे जो इंडस्ट्री है या ताजिर है, उनको सिर्फ 7% पाकिस्तान का कर्जा मिलता है। बांग्लादेश में उनके टोटल कर्जे का 12% मिलता है, और इंडिया में 15% मिलता है। तो हम पूरे रीजन में, हमें तो छोटे को कर्जा ही नहीं दे रहे, ना काश्तकार को कर्जा देते हैं, ना छोटी इंडस्ट्री को, जो लाखों लोग होते हैं, सिर्फ चंद बड़ों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हमें सबको मिलके ना पाकिस्तान की को ये नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नहीं तो इकानमी बेहतर नहीं होगी। हम कर्जा पे कर्जा लेते रहेंगे और कर्जा चुकाया ही नहीं जाएगा। फी कस कर्जा 1.5 लाख डॉलर, 1.5 लाख रुपए था, अब फी कस जो बच्चा पैदा भी होता है ना, 3.25 लाख रुपए का कर्जा हो गया फी कस। ये पिछले 6 साल में ये हुआ है। चिटान साहब, ये है असल प्रॉब्लम्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रादर के आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाएं। पिछले वजीर आजम ने ये सब कुछ 10 सालों में करके देख लिया, पाकिस्तान मजीद डिफॉल्ट की तरफ गया, मजीद नीचे गया। अब आप ना वो उसकी जगह लीजिएगा, एज बिलावल भुट्टो जरदारी कंटेनर पर ना चढ़िएगा। देखिए, एक तो मैं बरेलवी साहब मेरा ये उस्ताद का दर्जा रखता है, मैं इसका बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। अच्छा। और ये इन सहाबियों में इसका शुमार है जिन्होंने मसला के दौर में जेलें काटी हैं और सख्तियां बर्दाश्त किए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए, जमहूरियत बहाली के लिए, और ये पाकिस्तान का जीता जागता लिए। मैं इसके साथ मुकम्मल करता हूं कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी, अगर हम इन चीजों को याद करेंगे और इस रास्ते पे चलेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। हमने मिसाल जमहूरियत तो तब हम इसमें कामयाब हो गए कि हम 18वीं तरमीम करें, आइन ज़ियाउल हक के दौर की जो शिके है उसको निकाल ली, और सवाद पे पाकिस्तान का रेट कायम, बलूचिस्तान कराना शुरू करे, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करे। तो हम तो कहते हैं कि बेहतरीन इंतकाम है जमहूरियत। हम जमहूरियत और सिस्टम को चलाने के लिए कल भी सबके साथ चलने को तैयार थे और आज भी सबके साथ चलने को तैयार है जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। ठीक है। मेरा मुहतरम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि GDP इतना तो पाकिस्तान था, वो वार पैसा था, वो अफगानिस्तान में हम जंग लड़ रहे थे अमेरिका की। अच्छा। और फिर इसके बाद सारी दुनिया की हम वो तो 1970s में शुरू की ना, वो 1970 से पहले कब आ रहे हैं जनाब? वॉर तो हमने 1970s से हिस्सा बने ना, 79 में रफली। हम 79 में नहीं, हम वार का हिस्सा बने थे 79 में। जी वही ना, में नहीं, 79 में वार का हिस्सा बनी थी और अमेरिका से डॉलर्स आते थे। हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। तब ही तो डिस्ट्रक्शन की तरफ गया। उससे पहले का 60s का पाकिस्तान देखें, वो बेहतर था एज कंपेयर टू इंडिया। वो ये पॉइंट बिल्कुल बेहतर था। उसके बाद आके जमहूरियत वाले, आइन बनाने वाले, आइन बिगाड़ने वाले, लड़ाई करने वाले, आपस में लड़ने वाले, 90s में तबाही, फिर 2008 तक हमने डिक्टेटरशिप देखा, फिर हमने 12 साल फिर जमहूरियत देखी। वो जमहूरियत से अच्छा डिक्टेटरशिप था, ये लोग कहते रहे।
तो पाकिस्तान तो पिछले 30 साल 40 साल में तो पांव पर खड़ा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमसाया आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, और अब फिर वही डगर को छोड़ देना चाहिए। ये पॉइंट, ये इस पर बात कर लें, फिर मैं इजाजत लूंगा। बिल्कुल जी, मैं आपके को मानता हूँ कि हमारा 60 का पाकिस्तान था वो बहुत बेहतर था, लेकिन फिर इसके बाद हमने ज़िया-उल-हक के दौर से जो हालात में शुरू हो गए, तो सारे खत्म हो गई। सही है, ठीक है चिटान साहब, बात मुझे समझ आ गई, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, कैसे साहब बहुत शुक्रिया, बरेलवी साहब आपका भी। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आएंगे। पाकिस्तान की मईशत इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदेद। इस वक्त निगरान हुकूमत है पाकिस्तान का, IMF के साथ मुआहदा चल रहा है, लेकिन कोई हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हुआ। इलेक्टेड गवर्नमेंट से ही उम्मीदें हैं कि वो आएगी तो ही पाकिस्तान के लिए बड़ी शमा रोशन होगी। IMF की तरफ से फिर पाकिस्तान में शायद मईशत ट्रैक पर आ सकती है। बहरहाल एक अच्छी चीज़ जो इस निगरान सेटअप के दौरान और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सब ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके बाद इंटरवीन किया, अफगानियों को बाहर भेजा, आपका एक्सचेंज रेट है वो कदरे बेहतर हुआ, स्टॉक मार्केट 67,000 को अबूर की है, ये एक रिकॉर्ड बना है। लेकिन जो हमारे अहदाफ हैं उसमें टैक्सेशन को बेहतर करना, आइंदा आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ IMF के साथ प्लान को मद्देनजर रखते हुए अवाम को रिलीफ भी प्रोवाइड करना, इन्फ्लेशन का जो ब्रैकेट है उसको भी ठीक रखना, पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ रेगुलेट करते हुए पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ भी देना। हालांकि पिछले दिनों के अंदर आपने सितंबर से देखा कि खासा रिलीफ मिला है, लेकिन जो हाइक हो चुकी है प्राइसेस की और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो चुकी है, वहां तक वापस जाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ये सारे वो अहदाफ हैं जो कि आइंदा आने वाली गवर्नमेंट, और डॉलर रेट सबसे ऊपर है। जफर पराचा साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर तस्नीम जफर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर हमेशा बहुत शुक्रिया। जफर पराचा साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। सर, ये स्टॉक मार्केट 67,000 के ऊपर, डॉलर के रेट को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, 340 पर जा चुका था, 300 से नीचे आया। टैक्सेशन के अहदाफ FBR कह रहे हैं, क्या इसी सेटअप के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत के दौरान एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर काम किया, इसी पर अगर इत्तफाक करके चले जाए तो पाकिस्तान के लिए ट्रैक बेहतर हो सकता है, या फिर और ट्रैक अपनाना पड़ेगा, ज्यादा ब्लंट डिसीजन लेने पड़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि जो आपने पहले फरमाया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और यानी कि अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम, उन्होंने जो काम किया है और उसी वजह से आपके माशी इशारिये या जो मुल्क में सूरत हाल है कुछ बेहतर हुई है। नहीं तो इम्कान नहीं था, और ये लगता था कि हालात बहुत ख़राब थे उस वक्त जब आर्मी इस्टेब्लिशमेंट आगे आई। उसकी वजह से स्मगलिंग, ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग और होर्डिंग, आपकी हर चीज़ अफगान ट्रेड जो है वो सब की सब चीज़ें कंट्रोल हुई। आपका जो FBR के रेवेन्यूज हैं वो भी बढ़े, टैक्सेस की कलेक्शन बेहतर हुई, और ख़ास तौर पर जो स्मगलिंग हो रही थी उसकी वजह से ड्यूटीज़ बेहतर हुई। अब आने वाली हुकूमत से ज़्यादा तवक्कुआत तो लोगों ने को नहीं है, क्योंकि जो भी सियासी हुकूमतें होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती हैं। ख़ास तौर पे स्मगलिंग के अंदर, और जो इलाकाई सियासी जमातें, मजहबी जमातें और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं स्ट्रीट पावर के या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो ये एक ज़रूर है कि ये पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहेंगी या नहीं। अब बात आई FBR रेवेन्यूज़ की। देखिए, जो रेवेन्यू है वो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड कलेक्शन हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो लीकेजेस हैं और जो खर्चे हैं और जो एलीट क्लास की सब्सिडी है जो तकरीबन $18 बिलियन क्रॉस कर गई है, वो अगर हम नहीं रोकेंगे तो आप चाहे अपना रेवेन्यू 100% और बढ़ा लें, बात नहीं बनेगी। क्योंकि किसी भी तरफ से सरकारी उहदेदार हो, अदलिया हो, कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, या आपके पास उसमें ये भी फैक्टर है ना कि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक छाबड़ी वाला भी आता है, उसके ऊपर भी उतना ही बोझ है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से मजीद आपको पॉलिसीज बनानी पड़ती है। तो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर फोकस करके और सब्सिडीज को कर्टेल करें जो एलीट क्लास को दी जा रही हैं, ये ठीक रहेगा इलेक्टेड गवर्नमेंट के। मैं फिर डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है,
आपकी बात ठीक है। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी कोशिश है कि हम जो टैक्स पेयर हैं उनको बढ़ाएं और इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से हम कन्वर्ट होके शिफ्ट करें आम आवाम से टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जिन्होंने देना है। डॉक्टर सलमान शाह साहब भी आगे, मैं समझ गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सर जो 8 फरवरी को एक तो बगल बच गया है, इलेक्शन होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, अल्लाह करे जमहूरियत का पहिया आगे चले, लेकिन सबसे पहला हदफ क्या होना चाहिए आइंदा आने वाली गवर्नमेंट का इस सारी सूरत हाल में मईशत को देख? सलमान शाह साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब आवाज आ रही सर आपको? प्रोड्यूसर साहब जरा कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर सलमान शाह साहब उनको जी आ रही है। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला हदफ क्या होना चाहिए आइंदा आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए मईशत को लेकर? सर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत ऊंचा है। तकरीबन अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा जो रिटर्न डिमांड किया जा रहा है वो कोई 30% के करीब है। और इस वक्त दुनिया में अगर यूरोप को देखें तो 3% है, अफ्रीका में 7% है और एशिया में 5-6% से ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में ये 30% है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें जो गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद या उससे पहले भी हमें ये अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा रिस्क जो है हमारे मुल्क का उसको हमें कम करना पड़ेगा। और वो रिस्क कम होता है, बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन अच्छी मैनेजमेंट से होता है, अच्छी एक पॉलिटिकल कंसेंसस से होता है, सारे जो हैं वो सेम पेज पे होने चाहिए एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है सियासी टेम्परेचर नीचे करने की बहुत ज़रूरत है और हमें सबको मिल के एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इस वक्त है हमारा फाइनेंस का मामला ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसकी वजह से हमारी ये जो इकोनॉमी है ये रिवाइव नहीं हो सकती। इतने हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकती। सो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना है और बेसिकली इसका मतलब है कि हमें इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देना है। इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा हो सकती है वो करनी है और एक रीज़नेबल रिटर्न पे करनी है। ये नहीं है कि हम आउट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रिटर्न्स दें और फिर वो हमारे गले में फंस जाए। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमें फाइनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारी जो डीरेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो ओवर रेगुलेटेड है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जहाँ पे लोग रहते हैं मुल्क के अंदर, वहाँ पे हमारी जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत मुश्किल है। हमारा बिजली का निज़ाम बहुत ख़राब है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाइल अप हुई हैं पिछले 30-35 साल से। ठीक है। सो अब हमें ये सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कहाँ से, एक तो आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब की बात सुन ली, कहाँ से आगाज़ करें? स्टॉक मार्केट एक अच्छा कुशन प्रोवाइड किया उसने, उसके बावजूद हम देखें कि बाकी सारी चीज़ें पाकिस्तान में तनज़ली की तरफ गई हैं, IMF की डील ट्रैक के ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले किस चीज़ को छेड़ा जाए इलेक्टेड गवर्नमेंट आकर? अच्छा, थैंक यू वकास साहब फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। अच्छा, मैं यहाँ बात कंटिन्यू करूँगी। डॉक्टर सलमान ने जैसे कहा, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, बट आपने दूसरी तरफ बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी हद तक हमने अचीव इस सेंस में करने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, इट हैज़ क्रॉस्ड लाइक it is around 67
17,000। तो वो मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि बेसिकली ये आपके शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स हैं, क्विक फिक्सेस के थ्रू आपने ऑब्टेन करने की कोशिश की है। जैसे मैं क्विक फिक्सेस की अगर बात करूँ तो ये पॉसिबल हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स की वजह से, जैसे स्पेशल जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो एस्टैब्लिशमेंट जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और क्विक डिसीजन मेकिंग एंड वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू आप 4 इन्वेस्टमेंट्स आए, फिर आप फ्रेंडली कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह से। अगेन फिर IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, that these are something that is positive, but at the same time अगर हम देखें तो हमारी जो अचीवमेंट है अभी तक की, और आपने खुद ही थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारी रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत हाई है। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किसी भी इकोनॉमी की रिलायंस ज्यादा होती है तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन। आम आदमी के लिए जिंदगी का उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, महंगाई की सतह बहुत बुलंद हो जाती है। तो सबसे पहला चीज जो हमारी नई गवर्नमेंट को लेकर आना है, एक तो ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस एंड डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीडेड। अगर आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, आपके इंस्टीट्यूशंस ठीक से डिसीजंस नहीं लेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन, और आम आदमी की गुर्बत को कम करने के लिए महंगाई को, जो आपकी इन्फ्लेशन जो रिकॉर्ड लेवल्स पे गई है पिछले एक दो सालों में, उसको अगर आप नीचे नहीं लाएंगे तो आम आदमी का जिंदा रहना और मुश्किल होता जाएगा। और इसके लिए आप ये कॉस्मेटिक या ऑप्टिक्स पे जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, इससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा और डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लानी होंगी। हमें अपनी इकोनॉमी की वर्किंग को इम्प्रूव करना होगा, जिसमें डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपने रिड्यूस करना है। बिजनेसेस फ्लरिश होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फैमिली इनकम्स जनरेट होंगी, और इकोनॉमी जो है वो थोड़ा प्रोग्रेस कर पाएगी। अभी तक एक और चीज जो देखने में आती है कि गवर्नमेंट्स जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश भी करती हैं, उसमें डेवलपमेंट पे कट्स लगाकर करती हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर। और इसके अलावा आपने जो पीछे करंट एक्सटर्नल सेक्टर में भी जो अचीवमेंट करने की कोशिश की है करंट अकाउंट डेफिसिट के केस में, वो इंपोर्ट्स पे कर्व लगाकर की है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सटर्नल फ्रंट पे भी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इंप्रूव करना होगा। मुझे एक और चीज पूछनी है आपसे भी और सबसे भी वेरी क्विकली, ये चीज की समझ आ गई। डॉलर रेट सर, जफर साहब आपसे भी, डॉक्टर साहब भी वेरी क्विकली, क्या आपको एक्सचेंज रेट जो है वो 200 से नीचे वाली ब्रैकेट में आइंदा अगले साल में इन दिनों तक नजर आ रहा है या नहीं, ये यहां पर रहेगा? जफर साहब, फिर मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं। जो हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है, अगर वो जारी रहे तो इस लेवल से थोड़ा नीचे रह सकता है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे जो फाइनेंशियल जो है इतने वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स प्लस एडहॉक बेसिस पे, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने इतना बिगाड़ किया है कि अब हमको एडहॉक बेसिस पे जाना पड़ रहा है। अगर हम एडहॉक बेसिस पे ना जाएं तो हमारे IMF और दीगर प्रोग्राम या जो SIFC है वो नहीं चल पाएंगे। तो इस वक्त तो फौरी सर्जरी की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म में मुझको डॉलर जो आपने 200 में कहा वो नजर नहीं आता, लेकिन हाँ 10-20 रुपए अगर यही हालात रहे तो नीचे हो सकता है। डॉक्टर सलमान शाह साहब। नहीं, आई डोंट थिंक कि ये होगा, क्योंकि सबसे पहली बात हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जो IMF प्रोग्राम के तहत हमें स्टेबिलिटी मिली है उसका इक्विलिब्रियम बहुत लो लेवल ऑफ ग्रोथ पे है। पहले तो इस साल तो हमारी ग्रोथ तकरीबन नेगेटिव है, और अब हमारे जो प्रोजेक्ट की जा रही है 1-2% ग्रोथ होगी, और पाकिस्तान को ग्रोथ तो 8-10% की चाहिए जिस लिहाज से हमारी आबादी है और यूथ बल्ज है। सो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो स्टेबिलिटी है इसको हमने मेंटेन करना है। तो वो तो 285 पे मेंटेन हो रही है, 200 पे अगर लाएंगे तो ये नहीं चलेगा काम। दूसरी बात यह है कि आपको जो पहले बात हो रही थी कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ताकि आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सके और कंपेटिटिवनेस बेहतर कर सके, और पाकिस्तान दुनिया की एक्सपोर्ट मार्केट्स में जा सके। सो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1 उसमें आएगा आपका बिजली का निज़ाम, क्योंकि इस बिजली के निज़ाम से आप दुनिया की मार्केट्स में नहीं जा सकते। आपकी जो इंडस्ट्रियल और इवन एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो
बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है मैं एक मिनट लेना चाहूंगा डॉक्टर तस्नीम साहबा का। फिर हमारा टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी लेवल बहुत कम है, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, बेशुमार इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो ये समझना कि ये। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्नीम सफर साहबा, जफर फराज साहब। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।